नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। मेरा नाम विक्की है और आज आप मेरे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद मी में मेरे साथ हैं। आज हम अपना चैप्टर 4 मानचित्र कवर अप करेंगे। हम जो पहले 3 चैप्टर हैं 6th क्लास के वो कवर कर चुके हैं। ये आपके CTET में, रीट में, UPTET में, STET में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप आ जाइए और अपना ये प्रिपेयर कर लीजिए। जो हमारी समरी और नोट्स होती है वो हम साथ साथ अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डालते रहते हैं। हमारा चैनल का नाम है प्रिपरेशन विद मी। ठीक है, अब हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये मानचित्र क्या होता है? जब हम किसी भी देश या गांव या ज़िले का उसको बाउंड्री वगैरह को देखते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो मानचित्र है वो हमारे लिए उपयोगी होता है। और यदि हमें पूरे ब्रह्मांड या यूनिवर्स को पता लगाना है तो इसके लिए हमारा ग्लोब होता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्लोब क्या होता है, कैसे होता है? ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक है, अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिले, शहर तथा गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं साबित होता। ठीक है, क्योंकि ये बड़े एरिया को दिखाता है, छोटे को नहीं दिखा पाता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचे गए चित्र हैं। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। ठीक है भाई, बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। ठीक है, पहला हमारा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? देखो, अब पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे जो प्राकृतिक जो अपने आप बनी है, जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है जी। भौतिक नहीं, वो आपसे उच्चावच मानचित्र पूछता है ज़्यादातर। उच्चावच मानचित्र कौन से, भौतिक मानचित्र कौन से? चलो अब हम आगे चलते हैं। राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक मानचित्र जो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व की विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जो उनकी सीमाएं दर्शाते हैं ना, उनको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड वाला बच गया थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई जानकारी के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जैसे दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, आगे चलो भाई। अब दूरी का देखो आप। मानचित्र एक आरेखनीय होता है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। जो मानचित्र है ना, वो पूरी जगह को एक छोटे पन्ने पर हमें जैसे दर्शाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थान के बीच की दूरी के वास्तविक जो संभाव होते हैं ना वो सेम रहे। जैसे कि हम कोई भी किसी भी बड़े, जैसे अपने शहर का मानचित्र कर रहे हैं तो हम उसको एक छोटा करके बना सकते हैं मानचित्र। ठीक है, लेकिन जो उनकी उसके जो ग्राफ पे जो मानचित्र पे दूरी है और वो है तो उनके बीच का डिफरेंस जो सतह है वो सेम होता है। ठीक है, चलो अब आगे आपको ये एग्जांपल बता रखा। आगे चलो। जब बड़े मानचित्र वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब बड़े को दिखाना होता है तो छोटे पैमाने का, उदाहरण के लिए जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। ठीक है, और जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं तब हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। ठीक है,
बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं ना, वो छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। चलो आगे। अब दूसरा घटक है दिशा। दिशा क्या होती है? दिशा जो हमें उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की जो बताती है। ठीक है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर ऊ लिखा होता है। इसका मतलब होता है तीर का निशान कि वो उत्तर दिशा की तरफ है, तो उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, और पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो हम ऐसे अपनी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। 20 ही 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम इत्यादि। ठीक है, जो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति को पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हम दिग सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण को दर्शाती है। ठीक है, अब आगे चलो। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा मुख्य घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों की सहायता के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तो आप इनकी सहायता से उस जगह का पता लगा सकते हैं। जैसे आप चाहे चीन गए हो या आप कहीं और अदर कंट्री में गए हो, वहाँ की अगर आपको भाषा नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, जो ये चिन्ह है ना, इनके साथ आप पता लगा सकते हो कि भाई बड़ी लाइन है या मीटर लाइन है या रेलवे लाइन है या पक्की है या कच्ची गलियां हैं, सड़कें हैं, अंतर्राष्ट्रीय है या राज्य सीमा या कौन सी सीमा, तालाब है या नगर, नहर या पुल, ये हर जगह सेम होते हैं। ठीक है, आप इनका पता अपने आसानी से लगा सकते हो। अब आगे, मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए जो ऊपर हम देख चुके। ठीक है, विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीला रंग का उपयोग, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आ चुका, वही बहुत बार। आपको एग्जामिनर कैसे पूछता है? ठीक है, आपको एग्जामिनर ऐसे पूछता है नीला रंग किसके लिए होता है, भूरा रंग किसके लिए होता है। वो आपको पैराग्राफ बना के देगा, भाई इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, आपको उसमें से बताना होता है। रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेशर पर आधारित होता है। रेखाचित्र क्या होता है, जैसे आपसे भाई कोई पूछ ले हमें वहाँ पे जाना है तो कैसे, जो में वो सामने वाला बंदा जो में एक कच्चा पक्का चित्र बना के देता है ना, आप यहाँ से दाएं जाए, यहाँ से बाएं जाए, यहाँ से इधर जाए, तो उसी को हम रेखाचित्र कहते हैं। जो एक याददाश्त के बिहार पे बना हुआ चित्र होता है जो हमारी सहायता करता है, उसे हम रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। खाका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, इसे खाका कहते हैं। जो भाई छोटे स्थान को बड़ा करके दिखाए उसे हम खाका कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके, ठीक है, उसे हम खाका कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, बताओ भाई। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को बोलते हैं हम थीमेटिक। ठीक है, चलो आगे चलो। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, बताओ।
नीला रंग ये तो भाई एक सिंपल सा है, नीला है तो वो जल है, ठीक है। मैदान है तो ग्रीन है, पर्वत है भूरे हैं तो पीले हैं, पहाड़ है पठार है तो, ठीक है। चलो, दिक् सूचक का उपयोग किसके लिए किया? दिक् सूचक का मैंने पढ़ा था, जो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए तो हम दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं। पैमाना आवश्यक है, पैमाना किसके लिए आवश्यक है? पैमाना होता है मानचित्र में, जब हम बनाते हैं ना मानचित्र, तो उसके लिए पैमाना हमारे लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। हम डेली कोशिश करते हैं 1 से 2 वीडियो आपके लिए लाए, और आपका जब भी सीटेट है उससे पहले हम आपका जो सिलेबस है उसको कवर अप करवा दें। हमारा ये टारगेट रहेगा कि आपके 60 आउट ऑफ 60 जरूर आए, ठीक है। जो इनकी वीडियो समरी की और नोट्स की वो मैं आपकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा, और आप अपनी डेली क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।